नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हो चुका है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ समारोह में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव वहां पर 4 ही बार हुए हैं, लेकिन 3-4 बार चुनाव वहां पर हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली। उनके साथ 25 और मंत्रियों ने भी शपथ ली और इस सरकार को लेकर जिस तरीके से सरकार गठन से पहले तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कवायद चल रही थी और सरकार बनने के बाद भी उन अटकलों पर विराम नहीं लगा। अब ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि सरकार कितने दिन तक चलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अभी तक ये खबरें आ रही थी कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बराबर बराबर मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार के अलावा 7 मंत्रियों ने शपथ ली और भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्रियों ने शपथ ली, यानी कि लगभग दोगुनी संख्या जो है वो बीजेपी की रही। इसके अलावा दो जो है चिराग पासवान के मंत्री बने और एक जो है वो हम का मंत्री बना, लेकिन यहाँ पर जो बराबरी की बात सामने आ रही थी वो नहीं दिखाई दी। वहीं दिलचस्प बात ये भी है कि जब नीतीश कुमार आज शपथ लेने के लिए अपने घर से निकले तो ये माना जा रहा था कि वो सीधे पटना जो जहां पर उनका गांधी मैदान है जहां पर शपथ ग्रहण हुई थी वो वहां पहुंचेंगे, लेकिन अचानक वो मौर्य होटल पहुंच गए। और फिर जब ये जानकारियां पता लगी कि वो तो वहां पर अमित शाह से मुलाकात करने गए और अमित शाह से मुलाकात में वहां पर बंद कमरे में क्या बातचीत हुई और उसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकले, फिर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सारी चीजें सारी तस्वीरें आपने देख ली होंगी। लेकिन ये मुलाकात किस बात को लेकर हुई, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि दो मुद्दों पर अभी भी सहमति जो है वो नजर नहीं आ रही है। एक विधानसभा अध्यक्ष को लेकर और दूसरा जो है वो मंत्रालयों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। भले ही अब जेडीयू के कम मंत्री बने हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार इस बात को लेकर तो अड़े ही है कि भाई जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो हमें मिलने चाहिए और इसी को लेकर के माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच शपथ ग्रहण से ठीक पहले बातचीत हुई है। और इसका क्या परिणाम निकल करके सामने आए ये तो आगे में पता चलेगा, लेकिन इन सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो सरकार बनी है तमाम अटकलों के बाद और तमाम चीजों के बाद ये कितने दिन की रहने वाली है, कितने दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और क्या वो फिर से 10वीं बार, क्या 11वीं बार, 12वीं बार। आप तो जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक वो पलटी मारते ही रहेंगे। तो ये अब कब तक चलने वाला है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार इस चीज को लेकर के चर्चाएं चली रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फिर वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह भी और आज देखिए कि कैसे नीतीश कुमार और पीएम मोदी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अभिवादन कर रहे हैं जनता का। और साथ ही साथ आज देखिए कि पीएम मोदी ने आज फिर से जैसे वो गमछा लहरा के उन्होंने प्रचार किया था, वैसे ही आज फिर से एक उनकी तस्वीर देखने को मिली। साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ उन्होंने हाथ जोड़ करके जनता का अभिवादन भी किया और मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। अब इस सरकार को लेकर के जो सारी अटकलबाजी थी फिलहाल के लिए तो उस पर विराम लगी गया है। आगे जो खबरें सामने आ रही हैं उसको अगर हम देखें तो उससे कनेक्ट करती हुई एक खबर ये नजर आती है कि अमित शाह से होटल में मिलकर गांधी मैदान पहुंचे नीतीश कुमार, क्या बात हुई। तो ये बात क्या हुई इसको लेकर के संशय है और कहा तो जा रहा है यही कि मंत्री पद को लेकर बातचीत हुई है, या फिर हो सकता है विधानसभा स्पीकर को लेकर के जिस तरीके से पेच फंसा हुआ है, नीतीश कुमार अपना स्पीकर बनाना चाहते हैं और जो बीजेपी है वो अपना स्पीकर बनाना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार कितनी बार वो पलटी मार चुके हैं ये सब जानते हैं और पलटी मारने में उनका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं सका है। इसीलिए तो 4 बार चुनाव हुए और जो शपथ है वो उन्होंने 10वीं बार ले ली शपथ। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के मन में ये संशय तो बना ही हुआ है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं और उनके हाथ में इस बार सारी चीजें हैं भी, महागठबंधन के साथ जाकर वो आसानी से सरकार बना सकते थे, हालांकि उन्होंने एनडीए को चुना। अब क्या लगता है सर कि ये सरकार जो है वो कितने दिन तक टिकने वाली है, क्या कुछ बात आपको लगता है कि उनके बीच हुई होगी? जय संविधान। देखिए निधि, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी सरकार कितने दिन चलेगी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी होटल में क्या बात हुई। मेरा केवल इंटरेस्ट एक बात का है कि नीतीश कुमार ने कौरव और पांडव पक्ष में चुनाव करना था, वो कौरव पक्ष में जाके खड़े हो गए। और मुझे याद आ रहा है भगवान श्री कृष्ण ने कहा था चले जाओ, सारी अक्षौणी सेना लेके चले जाओ और भगवान कृष्ण जिसके साथ होंगे वो जीतेगा। देखिए वास्तविकता ये है, आज सत्य और असत्य की लड़ाई है, आज धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जो अधर्म के साथ खड़ा है ठीक है, उसको खड़ा रहने दीजिए। उसने भी कुछ ऐसी कस्में खाई होंगी जिसकी वजह से उसकी मजबूरी है कि वो उधर खड़ा हुआ है। ये भी बिल्कुल बात स्पष्ट है कि आज के तारीख में ये जो लड़ाई है ये बड़ी मुश्किल लड़ाई है।
और जो अच्छी लड़ाइयां होती हैं, जो असत्य और अधर्म के साथ लड़ाइयां होती हैं, वो हमेशा मुश्किल होती हैं। लेकिन हमें आशा है कि हमारे इतने महान भारत देश के अंदर जो हमारा इतिहास है, और इतिहास में हमेशा सत्य जीता है, धर्म जीता है, असत्य और अधर्म हारा है, इस बार भी ऐसा ही होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो बिहार के अंदर हुआ है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की के स्ट्रेटेजी का पार्ट है। जब तक नीतीश कुमार हैं और जब तक वो सम्राट चौधरी को डेवलप नहीं कर देते एज ए ओबीसी लीडर, तब तक वो नीतीश कुमार को सहन कर रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार के सामने विकल्प था और एक अच्छा विकल्प था। और अगर वो, लेकिन मुश्किल क्या है, देखिए, एक तो ये है भाई, देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री का कर्तव्य था, जो कल भी हमने बात की थी, दिल्ली ब्लास्ट के बारे में, निधि आपको पता होगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैज क्लेम्ड, पीओके के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि लाल किले पे, वहां पे उसके पास जो विस्फोट हुआ उसमें पीओके का हाथ था। जब ये बताने के लिए वो लोग बिल्कुल कह रहे हैं खुलेआम कि इसमें टेररिस्ट ग्रुप का हाथ था और पीओके का हाथ था, तो हमारी क्या मजबूरी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ, जो एक दुष्ट राष्ट्र है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अपने हिंदुस्तान के अंदर के मुसलमानों को दोषी बताकर देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके देश को कमजोर करने की साजिश रचे। सारी की सारी साजिश आज आप सोशल मीडिया में, सारे व्हाट्सएप में देख लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर केवल मुस्लिम हेट्रेड के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है, इंस्ट्रूमेंटल यहां के कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि बिना पाकिस्तानी टेररिज्म के इतना आरडीएक्स भारत की सीमाओं के अंदर घुस जाए। और क्या मजबूरी है भारत सरकार की कि अगर पीओके के एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनका हाथ है, तो उसके बाद पाकिस्तान को ब्लेम करके और उनको सबक न सिखाकर अपने देश के अंदर अपने ही भाइयों के खिलाफ एक सूफी इस्लाम के लोग हैं जो 99% हैं, 1% ऐसे हैं जो टेररिस्ट हैं। और आपको पता है डॉक्टर प्रियंका शर्मा का भी इंटरोगेशन चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये टेररिस्ट ग्रुप में और जितने भी ये जासूस पकड़े जाते हैं, एक साइंटिस्ट भी पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं जो हर धर्म के हैं। तो धर्म से जोड़ने के बजाय जो लोग पैसे के बहुत ज्यादा लालची हैं और जो राष्ट्र विरोधी हैं और देश विरोधी हैं, वो लोग एक संगठन बनाते हैं और जिसमें हर धर्म के लोग होते हैं। तो इसको पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि प्रूफ है कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, और उसके बाद आप जो है अपने देश के अंदर बंटवारा कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, देखिए निधि, एक चीज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मुझे इतना अफसोस हुआ, जो लोग अपने को कहते हैं कि बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्षमा कीजिएगा अगर मैं कठोर शब्दों का उपयोग करूं, अभी तक तो मैंने अपने देश के अंदर गोदी पत्रकार सुने थे, अब मैं अपने देश के अंदर गोदी बुद्धिजीवी भी समझ गया हूं। हमारे देश के अंदर गोदी बुद्धिजीवी पैदा हो गए। अरे भैया देखो, सीधी सी बात है, कांग्रेस भी जो 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देना चाहती है एसआईआर के खिलाफ, या जो चुनाव धांधली हो रही है उसके खिलाफ, और जो ये कथित गोदी बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं, राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, और एक बड़े जिनके प्रति मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा थी, एक आपके उत्तर प्रदेश के ही पुलिस अधिकारी जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, उसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जिस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा मुझे अपने जुडिशरी पे और अपनी व्यवस्था पे पूरा ज्यादा विश्वास है। विश्वास करने से कौन किसी को मना कर रहा है, विश्वास तो मुझे भी है। लेकिन अगर राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन, एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी एक आरोप लगा रहा है, और पुष्टि के साथ, सबूतों के साथ आरोप लगा रहा है, और आरोप लगाने के बावजूद जो ब्राजीलियन मॉडल के जिस बीएलओ ने नाम ऐड किए और 22 से 15 बार उसने आगे वोट दे दिया, और किस प्रकार से ट्रेनें गई, और किस प्रकार से आपने बिहार के अंदर 10,000 रुपए बांटने दिया और बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और राजस्थान के अंदर नहीं बांटने दिया, उसके बाद आपको करना यह चाहिए था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यही कथित गोदी बुद्धिजीवी अगर एक पत्र लिखते और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये कहते, स्वतः संज्ञान लें, हम नहीं चाह रहे, हम नहीं जानते राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, हम नहीं जानते कि क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन जांच तो हो। वाई टू अवॉइड इंक्वायरी?
तो मुझे इस बात में निधि वास्तविकता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मजबूरी है, कौन सी उनकी फाइल जाके उनको दिखा दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा, क्योंकि 70,000 करोड़ का मसला तो वहां पे चल ही रहा है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो प्रशांत किशोर ने कही है, देखिए घूस क्या होती है और एक योजना क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 10,000 रुपए दे रहे हैं और 2 लाख रुपए प्रति महिला को देंगे। और प्रशांत किशोर ने देखिए पते की बात कही, हम कितनी भी उनकी निंदा कर लें, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर 6 महीने के अंदर आप 2 लाख रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं को बांट देंगे तो ये योजना थी। और अगर आप 1,90,000 रुपए उनके ठग लेंगे क्योंकि 5 साल आपकी सरकार बन गई है, तो ये घूस थी। और यही वेस्ट बंगाल के अंदर होने वाला है, जो सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन वहां रोक देंगे ये। अब देखिए दुष्टता देखिए, और उसके बाद यही गोदी बुद्धिजीवी ये कहेंगे कि हाँ वो तो योजना पहले से चलने के बावजूद रोक देंगे। बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, राजस्थान के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर नहीं। तो ऐसे पक्षपाती चुनाव आयोग पे कैसे विश्वास करूं मैं? अरे अगर मैं एक अध्यापक हूं, अगर मैं एक जज हूं, अगर मैं एक संवैधानिक पद पे बैठा हूं, तो मुझे जनता को यह मैसेज देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि मैं निष्पक्ष हूं। और एक बार चुनाव घोषित हो गया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, तो वो मानी बात है कि इसी प्रकार की घटनाएं घटेंगी। तो हम किसी संवैधानिक संस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये जो 5 करोड़ कांग्रेस के समर्थक राष्ट्रपति को लेटर लिख रहे हैं और ये जो गोदी बुद्धिजीवी राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्या है? एक इंक्वायरी हो जाए, एक हाई लेवल इंक्वायरी हो जाए, इंडिपेंडेंट लोगों की इंक्वायरी हो जाए, ऐसे लोगों से द्वारा इंक्वायरी हो जाए जो तथ्यों पे आए। देखिए अगर आप फैक्ट्स पे जाएं, आज तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने राहुल गांधी के एक भी आरोप, जिसके आरोप के प्रूफ है, एक भी जवाब नहीं दिया। क्या हमको जवाब मिला? आप निधि मान लो तुम बीएलओ होती, मान लो तुम बीएलओ होती और तुम्हारी सरकारी नौकरी होती, तुम टीचर होती और तुम्हारी नौकरी दांव पे लगती और तुम्हें जेल जाने की संभावना होती अगर गड़बड़ी करोगे। 3 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली, वो भी आत्महत्या का मुकदमा बनता है, वो हत्या का मुकदमा बनता है। लेकिन अगर तुम बीएलओ होती और वहां पे तुम्हारी वजह से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अलग अलग पोलिंग बूथ पर ब्राजीलियन मॉडल, अरे ब्राजीलियन मॉडल की फोटो कैसे आ जाएगी आप बता दो इसका। अच्छा वो खुद कह रही है ब्राजीलियन मॉडल, मेरी फोटो वेबसाइट से खरीदी गई है। क्या ये पता चलाना बहुत मुश्किल है किसने खरीदी है? फिर उसके बाद वोट कैसे डाल दिए लोगों ने? फिर जब ये आचार संहिता कहती है किसी को पोलिंग बूथ तक ले जाना और उसको वोट डलवा के वापस लाना ये गैर कानूनी है, तो ट्रेन की ट्रेन भर के जा रही है, आपने क्या इंक्वायरी की? फिर 5-6 लोगों के 1,24,404 वोट कैसे आए? तो अगर आपको जवाब ही नहीं देना है, वही वाली बात, हिडनबर्ग कुछ कहता रहे, कोई कुछ आरोप लगाता रहे, सेबी कुछ इंक्वायरी ना करे, आप केवल बचाते रहेंगे, तो भारतवर्ष के अंदर कर नॉर्थ कोरिया का आनंद लेते रहिए। अब 7 तारीख को देखते हैं राहुल गांधी क्या करते हैं। ये बात अच्छी है कि हमारे को ये, क्योंकि ये लोग राहुल गांधी अपने को कहते हैं महात्मा गांधी के ये समर्थक हैं और अहिंसात्मक आंदोलन और एक अवज्ञा आंदोलन के वो हैं, तो हम 7 तारीख तक लेट अस कीप अवर फिंगर क्रॉस्ड और राहुल गांधी देखते हैं उस दिन क्या करते हैं। जनता क्या वास्तविकता में लोकतंत्र को बचाना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है, ये भी 7 तारीख को पता चलेगा। ये भी पता चलेगा सरकार कैसे दमन करती है। और देखिए मैं तो बता रहा हूं, मैं तो जाऊंगा, 74 साल की उम्र होने वाली है, मैं तो जाऊंगा, लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन जाऊंगा। और अगर आ गया तो अगले दिन तुम्हारे साथ 2 से 2.5 डिबेट करूंगा, नहीं आया तो एक श्रद्धांजलि दे देना मुझे। तो ये इसलिए कि मेरा कर्तव्य है अपनी भारत माता के लोकतंत्र और संविधान को बचाना, और मैं बचाऊंगा, जान रहे ना रहे, जिंदा रहूं ना रहूं। लेकिन जिस प्रकार से ये गोदी बुद्धिजीवियों ने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया, उसके करने के बजाय अगर आज पूरा हिंदुस्तान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से निवेदन करे, स्यू मोटो लीजिए संज्ञान, उसके बाद इंक्वायरी करिए, अपने तत्वाधान में कीजिए, राहुल गांधी दोषी है उनको जेल भेजिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं जो दोषी तो उनको जेल भेजिए। ये बात आपने सही कही सर, और ये सवाल जो
है वो खड़े होने लाजमी है, क्योंकि इन 272 लोगों की आंखें तब नहीं खुली। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, जब देश में इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, तब मणिपुर में इतनी सारी चीजें हो गई, तब नहीं इन 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी। और राहुल गांधी को लेकर जो चिट्ठी लिखी है उस पर अब सवाल खड़े होने लाजमी है। और लगातार कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर भी रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और इस पर देखिए, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक हैं, वो लिखते हैं कि चिट्ठी की पृष्ठभूमि और लेखक कौन है ये पहचाने। 272 पूर्व अधिकारियों की चिट्ठी पर नया विवाद छिड़ा है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस पत्र में 16 पूर्व जज, 14 पूर्व राजदूत, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह और 133 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने इसे राजनीतिक हताशा छिपाने की कोशिश बताया। चिट्ठी में राहुल गांधी की वोट चोरी के आरोपों पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने इस संदर्भ में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई और इसे अविश्वसनीय रूप से बेहुदा बयानबाजी का है। इसके अलावा उन्होंने साफ किया है कि आरोप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और सत्ता नैरेटिव नियंत्रित करने की कोशिश है। विपक्षी नेताओं द्वारा इसे लोकतंत्र पर हमला बताया जा रहा है। वहीं समर्थक इसे चुनावी नाकामी की प्रतिक्रिया मानते हैं। इस पूरे विवाद में सियासी मकसद का तर्क भी सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि सत्ता पक्ष अपनी छवि बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को लेकर संगठित ढाल बना रहा है और विपक्ष की आलोचनाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस विषय की विवेचना इसलिए जरूरी है ताकि लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाने वाली संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर हो रहे हमलों का सही मूल्यांकन हो सके और वास्तविक मुद्दों की पहचान हो सके। यहाँ पर तो केपी मलिक साहब ने ये ट्वीट किया है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि 2014 के बाद से देश में संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको कांग्रेस और गांधी परिवार से बड़ी समस्या है। क्या वाकई में ऐसा है सर? नहीं, देखो, गांधी परिवार से हो समस्या, कोई मुझे परेशानी नहीं है। मुझे कोई भाई किसी की परेशानी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे परेशानी हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे तो सर्वोपरि है भारत माता। भारत माता का संविधान लोकतंत्र बचना चाहिए। अखिल स्वामी और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तो आने जाने वाली चीज है, मिट्टी है, मिट जाएंगे, गंगा में उन राख बहा दी जाएगी और नई जनरेशन सामने आ जाएगी। आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो फॉर राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी। व्हाट आई केयर फॉर, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? भाई आप निधि खुद बताओ, जब राहुल गांधी ने प्रूफ दे दिया, अच्छा एफिडेविट की बात करना है, यही गोदी बुद्धिजीवी, भाई ये लोग एक एफिडेविट दे देना। ये लोग अगर ये एफिडेविट दे देंगे, मैंने प्रणाम करूंगा, इनका जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा, तुम्हारे ही कार्यक्रम में लगाऊंगा। ये 272 गोदी बुद्धिजीवी ये एफिडेविट दे दें कोर्ट में, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और चुनाव आयोग सही कह रहा है। और ये बता दे, मैं बताया था आपको, गोदी मीडिया में बैठा कई बार, वो कहने लगे साहब गलती हो गई, गलती हो गई। वो एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 वोट बन गए, 15 ने वोट डाल दिया, गलती हो गई। अरे निधि, अगर हम तुम मान लो एक उम्र होते और दोनों हाई स्कूल के एग्जाम में बैठे होते और मेरे को 98% मिलने थे, मुझे 39% मिल जाते, तुम्हें 39, उल्टा बोल रहा हूं, तुम ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें 89% मिलने थे और अध्यापक तुम्हें 39 दे देता, और मुझे 39 मिलने थे, मुझे 89% मिल गया होता, और फिर कहते गलती हो गई साहब। अरे यार, तुम्हारा काम ही केवल ये करना है। कैसी प्रथा, कैसी व्यवस्था, कैसा बीएलओ, कि बीएलओ ब्राजीलियन मॉडल की फोटो खरीद के डाल रहा है, उसके अंदर 15 लोग वोट डाल रहे हैं, सारी व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, और कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इंक्वायरी कराइए। तो मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब अभी पद पे हैं, अब नए जो हैं वो आने वाले हैं, तो सूर्यकांत जी, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा, मुझे कोई विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी सही है, मुझे कोई सहानुभूति राहुल गांधी से नहीं है, मोदी जी से कोई मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में होनी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर मेरे देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। आज सुबह ही मैंने एक अमेरिकन कपल से बात की है, आपके ही वीडियो में, कल सुबह 8:30 बजे लोग देखेंगे। मुझे वहां के सूत्रों से खबर मिल रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और पहले हिंदू क्रिश्चियन किया गया था मणिपुर में, इसका दुष्प्रभाव विदेश में बैठे हुए हमारे हिंदू भाई झेल रहे हैं। इनकी मूर्खता का फल, जब पीओके का एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पीओके ने कराया है, तो मुसलमानों को दोष देके ये देश को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि व्यवस्था इनके पास है, क्योंकि चुनाव इनको जीतना है, इसलिए कुछ आप कर नहीं सकते। तो ऐसे तानाशाही में जिनको रहने की आदत हो रहे, भैया मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता ऐसे तानाशाही वातावरण में। बचपन से शुद्ध वातावरण में, एक सनातनी वातावरण में रहने का अवसर मिला है,
ऐसे ही मरना चाहता हूं। मैं तो धर्म के साथ रहूंगा, सत्य के साथ रहूंगा, असत्य और अधर्म के साथ नहीं रह सकता। बिल्कुल सर, अब बात कर लेते हैं जो अभी हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि अभी स्पीकर को लेकर के मामला उलझा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का स्पीकर बनेगा और बराबर मंत्रियों की संख्या होने की बात कही जा रही थी बिहार में, लेकिन यहाँ आधे मंत्री हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के, और बीजेपी के ही 2 डिप्टी सीएम भी हैं और मंत्री भी लगभग उनकी संख्या जो है वो डबल है। तो ये एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर अगर स्पीकर पद का भी जो है वो बीजेपी के पास ही चला जाता है, तब फिर ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार अब एक तरीके से वो उतने बार्गेनिंग की पोजीशन में अब नहीं है, या उन्होंने अपनी स्थिति कमजोर कर ली है बीजेपी की तुलना में। क्योंकि अभी तक तो ये था कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर इसलिए ज्यादा थी क्योंकि लगभग बराबर सीटें विधानसभा में उनकी और बीजेपी दोनों की है। बीजेपी के पास 89 सीटें हैं तो जेडीयू के पास 85 सीटें हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने मंत्रियों की संख्या अपनी दोगुनी की है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद के एवज में बीजेपी ने उनसे बड़ी सौदेबाजी की है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि मोदी जी के जो हनुमान जी है, चिराग पासवान जिनको कहा जाता है, और वो दो उनको मंत्री पद मिले हैं। तो जिस तरीके से ये बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ है, सीएम पद लेकर भी जो है नीतीश कुमार अब उनकी संख्या कम हो गई, मंत्रियों की संख्या कम हो गई, 4 के अंतर से उनके सर्वाधिक मंत्री जो है वो बीजेपी के बन गए हैं। तो बिहार में कैबिनेट सदस्यों की ये संख्या क्या कहती है? क्या सिर्फ और सिर्फ गुजरात मॉडल चला है बिहार में? भाई देखो निधि, ये कोई समझना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। और देखो, मेरे को बार बार अगर तुम पूछोगी इनके नीतीश कुमार के बारे में, तो मैं नहीं चाहता कि एक आपके इतने प्रतिष्ठित उसमें चैनल में मेरे दिमाग से कोई अपशब्द निकल जाए। देखिए, जब उन लोगों की लिस्ट बनेगी जिन्होंने हमारे देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उन नीतीश कुमार को जिनसे मेरी अपेक्षा थी, जो अपने को लोहियावादी कहते हैं, जो अपने को गांधीवादी कहते हैं और जो कहते हैं वो समाजवादी हैं और कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं। मेरे ख्याल से वो चड्डी पहने और जाके शाखा में लाठी लेके चले। अब उनसे हमारी कोई आशा नहीं रह गई है। और ये बिल्कुल सही बात है, बार बार नीतीश कुमार के बारे में अगर पूछोगी तो देखो, मेरे मुंह से भगवान न करे कोई ऐसा शब्द निकल जाए कि मुझे डिफेमेशन नोटिस मिल जाए। बिल्कुल सर, ये बात तो आपने सही कही कि नीतीश कुमार को लेकर के जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी, जितनी भी चीजें कही जा रही थी, उसके उलट नीतीश कुमार ने किया है और आज उन्होंने 10वीं बार शपथ भी ले ली है। दूसरी ओर जो प्रशांत किशोर हैं सर, वो गांधी आश्रम में मौन व्रत पे बैठे हुए हैं, चुनाव परिणामों के आत्मचिंतन करने के लिए वो बैठे हुए हैं। और उनको लेकर के जो उन्होंने दावा किया था कि अगर जेडीयू की 25 सीटें आ गई तो हम संन्यास ले लेंगे, उस बात से उन्होंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटी मार दी थी और कहा था कि भाई मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और जाहिर तौर पर किसी को भी राजनीति तो नहीं छोड़नी चाहिए, वो वहीं पर डटे रहेंगे और वहीं पर आगे कोशिश करते रहेंगे क्योंकि ये उनका पहला चुनाव था, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो जिस तरीके का वो चिंतन करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे हम और मजबूत होने की कोशिश करेंगे, ये कितना कामयाब आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, एक पिक्चर मैंने, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था निधि, एक पिक्चर मैंने देखी थी, वर्ल्ड वॉर की पिक्चर थी। उसमें जर्मनी का जो कमांडर है वो अपनी सेना से क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। और वो बात मेरे मन में अंकित हो गई आज तक। कमांडर अपने सैनिकों से कहता है, अपने देश के लिए मरना, अपने देश के लिए मरना उतना बड़ा राष्ट्र धर्म का पालन करना नहीं है जितना दुश्मन को मार के अपने देश को जिता के जिंदा रहना आवश्यक है। समझिए आप बात। भाई, मेरी जान कीमती है, इसलिए कीमती है कि हमारे जैसे राष्ट्र को प्यार करने वाले असली सनातनी, ढोंगी फर्जी सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असली सनातनी, असली धर्म को मानने वाले और देश को प्यार करने वाले हम कम हैं। मेरी जान कीमती है। आई कैनॉट गिव माई लाइफ बिकॉज आई हैव टू, मुझे अपने देश के ऋणों को वापस करना है, उसके पहले मरने का मुझे कोई अधिकार नहीं। भगवान बुला ले तो अगली मुद्दा है। तो हम तो देखिए, जिस कर्तव्य के लिए, और इस माता ने सब कुछ दिया है, इस भारत ने सब कुछ दिया है, जिस माँ ने सब कुछ दिया है उस माँ के प्रति एहसान फरामोशी मैं तो नहीं। तो वो मैं जर्मन उसके कमांडर की बात याद आती है और मैं आज भी उसे याद करता हूं। गिविंग लाइफ इज नो, मैं तो, चलिए लोगों ने
स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान दे दी थी। जान देने से हल नहीं होता है। तो मैं चाहता सरदार भगत सिंह जीवित होते, पंडित चंद्रशेखर आजाद जीवित होते, सुखदेव राजगुरु होते, क्या सम्मान होता, पूरा विश्व उनको आंखों में उठा के रखता। लेकिन चलिए, उनकी अपनी विचारधारा थी, अपने सिद्धांत थे, लेकिन अपने देश की सेवा तब होगी जब दुश्मन को मारो और अपने को जीवित बचा के दोबारा मारो। तो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, कोई राजनीति से संन्यास, लेकिन अगर अलग अलग लड़ाई लड़ोगे, अगर अलग अलग लड़ाई लड़ोगे और दीदी भी गलतफहमी में ना रहे, बंगाल में भी हारेंगी वो, हर जगह लोग हारेंगे, क्योंकि 25,000 वोट हर ईवीएम के अंदर पहले डाले जा चुके हैं। बिल्कुल सर। और इस बीच एक और बड़ी खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के कि उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन जो है वो महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और ये प्रस्ताव संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। विपक्ष जो है वो ज्ञानेश कुमार पर संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप जवाबदेही सुनिश्चित न करने का आरोप लगा रही है, क्योंकि विपक्षी दल लंबे समय से चुनावी प्रक्रियाओं, ईवीएम की विश्वसनीयता और वोटर लिस्ट से जुड़े बुनियादी जो सवाल हैं उनके जवाब मांग रहा है। लेकिन उनका जो आरोप है वो लगातार चुनाव आयोग टालता रहा है, उसका कोई जवाब नहीं देता रहा। तो विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि जो चुनाव आयोग है वो विपक्ष शासित राज्यों और नेताओं के खिलाफ ज्यादा सख्ती दिखाता है। वहीं राहुल गांधी जो है वो वोट चोरी जैसे सबूत भी पेश कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनसे हलफनामा मांगा जाता है और किसी प्रकार की कोई सबूत दिए नहीं जाते। इसके बाद इंडिया गठबंधन अब ये करने वाला है कि बताया जा रहा है कि जो एसआईआर है और जो तमाम चीजें हैं ईवीएम को लेकर के, ये मुद्दा पिछली बार संसद सत्र में भी उठा था कि महाभियोग लाया जाएगा, लेकिन अब शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष के भीतर इसको लेकर के विचार विमर्श जो है वो तेज हो गया है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी विपक्ष पीछे हटेगा या फिर इस बार आएगा महाभियोग? नहीं, वो लाएंगे प्रस्ताव, वो स्पीकर उसको रिजेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ये नाटकबाजी है, नौटंकी है। मैं तो इसको एक प्रकार का ये मानता हूं कि विपक्ष भी नौटंकी अपनी कर रहा है। देखो, सीधी सी बात है, ये जो 7 दिसंबर की कॉल दी है, ये कांग्रेस ने दी है। और अगर बुद्धिमानी है और अगर सही में अधर्म के खिलाफ लड़ने की इन लोगों के पास शक्ति है, दीदी को भी अपने 1,00,000-2,00,000 आदमी भेजने चाहिए, अखिलेश यादव को भेजने चाहिए, तेजस्वी को भेजने चाहिए, अपनी तरफ से ऑफर करना चाहिए कि हम 1-1 लोग 2-2 लाख लोग भेजेंगे और सबको अपने कफन बांध के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, उस प्रकार की प्रेरणा लेके। लेकिन ये बेकार की बातें हैं, नौटंकी है। आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तब तक यूट्यूबर जरा हवा बनाते रहेंगे, थोड़े व्यूज लेते रहेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। 7 दिसंबर को राहुल गांधी को वास्तविकता में, अगर आप महात्मा गांधी के मानने वाले हैं, तो जो महात्मा गांधी ने कहा था पूरा विश्व देखे, जिस तरह किसानों ने झुका दिया था और जिस तरह पूरे विश्व ने किसानों की प्रशंसा की थी, और मैं तो निवेदन करूंगा किसानों से भी। अभी देखिए, जो सुना है निधि, आपने भी सुना होगा, ट्रेड डील हो गई है शायद और डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। अब बताइए, जो अमेरिका से डेयरी आना वाला है, अब उनकी पॉपुलेशन है 40 करोड़, जीडीपी है 7 गुनी, दूध और पनीर का और उसका बहुत ज्यादा वहां पे प्रोडक्शन होता है। हमारे देश के अंदर हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, दुग्ध उत्पादक, हमारे किसानों की आधी आमदनी तो दूध से होती है, वो बर्बाद हो जाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी 15% कम कर दी, अब 15% जब कम हो जाएगी, वो लाके ठोक देंगे यहां सारा सामान। अब बताइए, तो ऐसी स्थिति जब बन रही है, तो किसानों से भी अहिंसात्मक, गांधीवादी, कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं। और मैं तो कह रहा हूं भैया, सबके कार्यकर्ताओं के हाथ पीछे से बांध दो, मर जाएं, जिंदा रहें, जिंदा रहें, लेकिन भारत माता की आन बान शान पे कोई आक्षेप हमें बर्दाश्त नहीं है। हम महात्मा गांधी के युग को याद करना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ी जानें दी हैं भाई। अगर देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए 1,00,000-2,00,000 लोगों की जान भी चले गई, अखिल स्वामी भी, मैं दूसरों को भाषण नहीं दे रहा हूं, आई ऑल्सो ऑफर माई सेल्फ फॉर दिस सर्विस ऑफ दिस नेशन। बिल्कुल सही बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने अब 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और उनके साथ ही साथ सारे मंत्रियों ने भी शपथ ली है। जेडीयू के 7 से 8 मंत्री हैं, जबकि
14 मंत्री बीजेपी से हैं और इसको लेकर के लगातार जो है चीजें सामने आ रही थी कि दोनों के बीच बराबर बराबर की संख्या होगी, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हुआ है। और जो नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात की है वो किस मुद्दे को लेकर हुई है ये भी कुछ दिनों में सामने आएगा। क्या कुछ था, सारी चीजों को लेकर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।